Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about the Hardy-Weinberg theorem. एक important long question है आपके लिहाज से. Population genetics में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का contribution है इन दोनों साइंटिस्ट का जिन्होंने ये theorem या ये principle introduce करवाया है. इसकी details बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पे अगर हम प्रीवियस सेशन में बताई गई एग्जांपल ऑफ द वाइल्ड फ्लावर पे गौर करें तो हम उसमें क्या स्टडी कर रहे थे कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं या एलिलिक फ्रीक्वेंसीज जिन्हें हम कहते हैं. किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर किसी एक खास किस्म के ट्रेट या फिनोटाइप या जीनोटाइप के जो अक्सरियत है दैट इज नोन एज द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी. ऑलराइट, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? एलील्स. अब यही चीज इन दोनों साइंसदानों ने मिल के एक जगह पे कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट कर दी एंड दिस इज नोन एज हार्डी-वेइनबर्ग थ्योरम. कि यहाँ पे स्टूडेंट्स अब एक चीज का हम ख्याल रखेंगे कि बुनियादी तौर पे ये थ्योरम या ये प्रिंसिपल या लॉ बाजुकात इसको कहा जाता है. अब ये जो एक असूल बना लिया गया है इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? अगर हम किसी जगह पे स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई करें और उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए देखा जाए तो कभी भी किसी पॉपुलेशन के अंदर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज तब्दील नहीं होंगी. वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जिनका ख्याल रखा जाता है, इनको हम देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि दैट दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस. ऑलराइट, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन से क्या मुराद है, इसके लिए इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं. It states that the frequencies of alleles and genotypes in a population's gene pool remain constant over the generations unless acted upon by the agents other than the sexual recombination. अब इससे क्या मुराद है कि अगर आपके पास एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मौजूद है और उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास दो डिफरेंट लोकाए मौजूद हैं और डिफरेंट टाइप्स के जीन्स मौजूद हैं, तो एक लोकस के लिहाज से जो जीन पेयर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? अलील. ऑलराइट, तो वो जो अलीलिक पार्टनर्स हैं या वेरिएंट्स ऑफ द सेम जीन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज में कभी भी कोई तब्दीली नहीं आएगी unless they are acted upon by some sort of external factor or external agent. Alright students, अब फिर इसके साथ एक और चीज हम कंट्रीब्यूट कर लेते हैं कि अगर हम किसी भी पॉपुलेशन को यहां पे स्टडी कर रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स उसके साथ रिलेट कर दिए जाएंगे कि जब तक इन फैक्टर्स को सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हार्डी-वेइनबर्ग थ्योरम को हम प्रूव नहीं कर सकते. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? द फर्स्ट वन इज बिग पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की तादाद इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि छोटी मोटी तब्दीली से उसको बिल्कुल ही कोई फर्क ना पड़े. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद नो म्यूटेशन. ये वो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की ही बात करें, कभी डोमिनेंट ट्रेट्स जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, कभी रिसेसिव ट्रेट्स जब होमोजाइगस कंडीशन में तो वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो ओवरऑल शिफ्ट ऑफ द रेशियोज, यानी डोमिनेंट हमेशा ही ज्यादा प्रोपोर्शन में मौजूद हो, रिसेसिव हमेशा ही कम प्रोपोर्शन में मौजूद हो और दरमियान में कुछ हेटेरोजाइगोट्स वगैरह भी मौजूद हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि द सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस ऑन द ओवरऑल कॉम्बिनेशन और द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द जीन पूल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर और फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव, इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि द डेथ रेट शुड बी इक्वल टू द बर्थ रेट, यानी कि जितनी अमवात हो उतनी ही पैदाइश हो. पॉपुलेशन की जो कुल तादाद है या जीन पूल के अंदर जीन्स की जो कुल तादाद है इट शुड रिमेन नियरली कांस्टेंट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिजम्स शो रैंडम मेटिंग. रैंडम मेटिंग में अगेन वही प्रोबेबिलिटी होगी कि बेशक डोमिनेंट या रिसेसिव्स के क्रॉस बन रहे हैं, आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन वी विल गेट द सेम रिजल्ट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और फिर इसके बाद एक अनोखा फैक्टर है, दे शो यूनिफॉर्म रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, कि सब के सब रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो. ऐसा ना हो कि कहीं कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट की तरह का कोई एक फैक्टर यहां पे अप्लाई हो जाए और उस फैक्टर की वजह से पॉपुलेशन के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाए जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या ये जो कंसेप्ट या स्टेटमेंट जो बनाई गई है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हार्डी-वेइनबर्ग इक्वेशन का जिक्र किया जाता है, जो बुनियादी तौर पे क्या है? इट इज सिंपली अ बायनोमियल इक्वेशन. ऑलराइट जी स्टूडेंट्स, जो बायनोमियल इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आप लोग अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हुए हैं. अगर आपको याद हो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ऑलराइट, उसी इक्वेशन को यहां पे यूज किया जा रहा है फॉर द एक्सपोनेंशियल नोशन ऑफ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स. अब स्टूडेंट्स यहां पे आप गौर करें, पहली स्टेटमेंट जो यहां पे लिखी गई है
कि इस इक्वेशन को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स एंड जीनोटाइप्स इन पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम। अब ये वाली चीज बहुत ही ज्यादा गौर के काबिल है कि हम सिर्फ उन्हीं पॉपुलेशंस की बात कर रहे हैं जो पुराने सारे के सारे फैक्टर्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं उन तमाम फैक्टर्स को जस्टिफाई कर रहे हो। ऑलराइट, जब तक पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी उस वक्त तक हम ये डोमिनेंस या रिसेसिवनेस और फिर इसके साथ ही साथ मौजूद आने वाली फ्लक्चुएशंस जो रेशियोज को तब्दील नहीं कर रही उनको स्टडी करने के काबिल नहीं हो सकेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको जरा दोबारा समझ लीजिए कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम किस चीज को पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं कि जहां पे कोई भी तब्दीली वकू पजीर नहीं हो रही, बहुत ही स्टैंडर्ड कंडीशंस और एक यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। Organisms have enough resources, organisms have enough potential to reproduce and the death rates should be equal to the birth rates। तब जाके हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुकी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसी चीज को यहां पे लिखा गया है कि बेसिकली क्या है, ये बायनोमियल इक्वेशन है जिसके अंदर हम दो फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। और अपनी वाइल्ड फ्लावर वाली एग्जांपल अगर आपको याद हो जो हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस करके आए हैं तो आपको याद होना चाहिए, वहां पे हमने क्या कहा था, पिंक कलर इज द डोमिनेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल ए और व्हाइट कलर इज रिसेसिव व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। तो ये वाले जो ट्रेट्स हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, जो फिनोटाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं की एलेलिक या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे इन दिस इक्वेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जरा गौर करें आप, तो ये क्या बता रहा है, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये है तो वही इक्वेशन जिसको हमने एक्सपैंड कर दिया। जब हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो हम ये भी समझ लेते हैं कि ये p और q किस किस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स आपने पॉइंट्स में ये वाली बातें याद रखनी है ताकि आपको ये सवाल याद करने में और फिर उसके बाद एग्जाम्स में एक्सप्रेस करने के हवाले से भी आसान लगे, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो इसमें बिल्कुल ही आसान पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। आप भी इन्हीं पॉइंट्स के फ्लो को जरूर याद रखिएगा। दिस सीक्वेंस विल बी हेल्पफुल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें इसमें पहली चीज क्या है, P रिप्रेजेंट वन एलील दैट इज डोमिनेंट। और आप लोगों को याद होना चाहिए डोमिनेंट एलील कौन था, कैपिटल A, व्हिच इज बेसिकली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिंक कलर ऑफ द पॉपुलेशन। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स Q रिप्रेजेंट्स वन एलील दैट इज रिसेसिव। और Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल a या लोअर केस a को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था व्हाइट कलर ऑफ द फ्लावर्स को, तो वो व्हाइट फिनोटाइप का रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इसी में से अगर हम फर्दर, चूंकि इक्वेशन को भी हमने साथ साथ देखना है, तो p स्क्वायर को देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पे होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल A और कैपिटल A का कॉम्बिनेशन मौजूद होगा उसको हम कहेंगे कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द p स्क्वायर इन दिस इक्वेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह Q इफ इट रिप्रेजेंट्स स्मॉल a और लोअर केस a, इसका मतलब क्या होगा कि Q स्क्वायर स्मॉल a होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होगा और इसी से हम इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके साथ 2pq अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल्स जिनके पास हाफ सेट तो डोमिनेंट एलील्स वाला है और बाकी हाफ सेट जो है वो रिसेसिव एलील्स वाला मौजूद होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारी गिवन पॉपुलेशन थी ऑफ द 500 प्लांट्स, अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट एलील्स और द जीन्स शुड बी p इज इक्वल टू 0.8। बुनियादी तौर पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका डोमिनेंट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैपिटल A। Q रिप्रेजेंट्स 0.2, इसका मतलब क्या है कि ये रिसेसिवनेस की तरफ जा रहा है। P प्लस Q इट शुड बी 1, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ एलील्स जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब इन तमाम एलील्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, एक्यूमुलेट किया जाए इनको एक जगह पे, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आना चाहिए। दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द 100% ऑफ दैट पॉपुलेशन। कंबाइंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द पॉसिबल एलील्स मस्ट अकाउंट फॉर 100% ऑफ द जीन्स ऑफ दैट लोकस विदिन दैट गिवन जीन पूल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो 1 है या 100% है, इसको हमने अपनी वाइल्ड फ्लावर वाली इक्वेशन या वाइल्ड फ्लावर वाली इंफॉर्मेशन के लिहाज से हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन के साथ किस तरह से सिंक्रोनाइज करना है, इसको भी देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स,
अब यहां पे बुनियादी तौर पे हम एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे और वो क्या कि अगर P प्लस Q अगर इनको कंबाइन किया जा रहा है और ये 100% पॉपुलेशन बना रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि इस 100% में से अगर हमें कोई एक फैक्टर पता है तो उसको वहां से माइनस कर देने से हमारे पास दूसरा जो अननोन फैक्टर है उसको आराम से कैलकुलेट किया जा सकेगा। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन if P plus Q is equal to 1 we can find out the Q अगर हम 100% में से P को माइनस कर दें और इसी तरह 100% में से Q की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हम उसकी मदद से P को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 100% is right here represented as 1 क्योंकि ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल परसेंटेज ऑफ दैट स्पेसिफिक probability या चांस ऑफ दैट स्पेसिफिक एलील which is under observation जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ जो फर्दर डिस्क्रिप्शन है अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड फ्लावर्स वो क्या है, when gametes combine their alleles to form zygotes the probability of homozygous dominant is equal to p square, वही बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की है। in wild flower population p is equal to 0.8 0.8 क्या था कि जो डोमिनेंट अलील जिसको हमने कहा था, और जब हम p स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब है कि ये 0.64 पे चला जाएगा। We have already calculated this thing. फिर उसके बाद the frequency of individuals small a, it means what, homozygous recessive is represented by q square। तो अगर q 0.2 के बराबर है तो q square जो है it will be equal to 0.04। फिर उसके बाद frequency of heterozygous individuals is 2pq, यानी कि यहां पे कैपिटल A और स्मॉल a के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। So 2pq will be equal to 0.32 after doing this simple multiplication हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 0.32 की वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब इस 0.32 में से स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 0.16 क्या है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और 0.16 क्या है रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद अगर हम इन सब को जमा करना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन तो हमें पता चलता है कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर it should be 1, all right। और इन्हीं गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जब हम इन सबको जमा करेंगे तो हमें पता चलेगा 0.64 प्लस 0.32 प्लस 0.04 it will give us the 100% of that population that is equal to 1। अगर हमें इंडिविजुअल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज का पता है तो इसका मतलब यह है कि यहां पे हम एक्यूमुलेटिव या ओवरऑल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब चीजों की मदद से हम बुनियादी तौर पे क्या कैलकुलेट करने के काबिल हो पा रहे हैं कि ये वो सब चीजें हैं जब पॉपुलेशन अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई और ड्रास्टिक कैटास्ट्रोफिक इवेंट यहां पे नहीं हो रहा। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मुतासिर कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी को। तो उसमें आप लोग याद रखिएगा कि माइग्रेशन अफेक्ट कर सकती है, म्यूटेशन अफेक्ट कर सकती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट कर सकती है, नॉन रैंडम मेटिंग या इनब्रीडिंग जिसे हम कहते हैं, और अल्टीमेटली सिलेक्शन इवन। ये सब वो फैक्टर्स हैं जो बुनियादी तौर पे किसी भी पॉपुलेशन की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं। इनके अंदर जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की गई हैं चीजें, दे आर द बॉटलनेक इफेक्ट एंड द फाउंडर्स इफेक्ट दैट वी विल स्टडी इन जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।